हेलो जी, नमस्कार। स्वागत आप सभी का मेरे स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेज में। तो कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी, एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अगर कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे से बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे मैं आपका कुछ सॉल्यूशन निकाल सकूं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे बायोलॉजी के अंदर? हमने क्या है, वनस्पति जगत देखा था। वनस्पति जगत के दो भाग थे, दो प्रकार थे, एक आपका क्रिप्टोगैमस, एक आपका फिनेरोगैमस। ठीक है, क्रिप्टोगैमस हमने पूरा का पूरा देख लिया था, जिसके अंदर सेवाल यानी थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। फिर आज हम बात करेंगे फिनेरोगैमस। फिनेरोगैमस के अंदर क्या है, आपके दो प्रकार आते हैं, यानी कि फिनेरोगैमस कौन से थे? बीज युक्त पादप थे। ठीक है, बीज युक्त पादप जो आपके एक बीज के चारों तरफ आवरण पाया जाता है और एक के बीज के चारों तरफ आवरण नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जिम्नोस्पर्म, जो क्या कहलाता है? अनावृत बीजी, यानी कि जिसके बीज के चारों तरफ आवरण नहीं पाया जाता है, तो वो कौन सा है? अनावृत बीजी। क्या कहलाता है? अनावृत बीजी। जिम्नोस्पर्म याद रखना, किसे कहेंगे? अनावृत बीजी कह दो, या इसको हम नगन बीजी भी कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं? नगन बीजी। कि जैसे देखो, हमने क्या देखा था पिछले जो आवर्त बीजी पादपों की आकारिकी या पुष्पी पादपों की आकारिकी, वहाँ हमने देखा था कि एक इस तरह से अंडाशय था और उस अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता था? आपका बीजांड था, और उस बीजांड के अंदर क्या बन रहा था? आपका बीज बन रहा था, यानी ये चारों तरफ क्या था? आवरण था। तो वो कौन सा था? एंजियोस्पर्म या पुष्पी पादप। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है कि इसके चारों तरफ आवरण नहीं पाया जाता है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? नगन बीजी भी बोला जाता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये शब्द किसके द्वारा दिया गया? कौन सा? जिम्नोस्पर्म शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो याद रखना, किसके द्वारा दिया गया? थियोफ्रेस्टस के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? थियोफ्रेस्टस के द्वारा। ठीक है, तो देखिए नगन, इसको मैंने पहले भी बता दिया कि आवर्त बीजी पादप कह दो या जिम्नोस्पर्म कह दो, या फिर इसको नगन बीजी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि फल के अंदर नहीं होते हैं ये, इसके चारों तरफ आवरण नहीं होता है। मुख्य पादप शरीर की यदि बात करें तो हमने टेरिडोफाइटा के अंदर कैसा देखा था? बीजाणुद्भिद था, सेम बीजाणुद्भिद के उसके मुख्य पादप शरीर के समान था। ब्रायोफाइटा में क्या था? थेलस समान। जो आपका थेलोफाइटा था उसमें भी थेलस समान था। ठीक है, अब देखो बीजाणुद्भिद प्रकार का क्या होता है? शरीर होता है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्पोरोफाइट, यानी मुख्य पादप शरीर कैसा है? बीजाणुद्भिद है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है स्पोरोफाइट। ठीक है, यानी ये तीन भागों में विभाजित होगा। कौन सा? आपका तना, मूल और पर्ण। किस किस में? तना, मूल तथा पर्ण में डिवाइडेशन होगा। अब देखो, इसका तने की अपन विशेषता अलग से पढ़ते हैं, और मूल की भी पढ़ते हैं, और पर्ण की भी पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं तना। ये झाड़ियों मध्यम लंबाई के होते हैं और ज़्यादातर लंबे होते हैं। ये क्या? बहुत लंबे होते हैं, बहुत बड़े बड़े लंबे, 130 मीटर, 120 मीटर, 100 मीटर ऐसे। ठीक है ना। एक सबसे लंबा जिम्नोस्पर्म का पादप है, जिसका नाम है सिकोआ। याद रखना, भूल मत जाना कि सबसे लंबा जिम्नोस्पर्म कौन सा है? सिकोआ। ठीक है, ये इसका तना होता है शाखित और अशाखित होता है। ठीक है, यानी कि जैसे इस तरह से ये तना है, इसमें शाखा भी होती है और कई कईयों में क्या है? शाखाहीन होते हैं। ठीक है, तो जो शाखित होते हैं उसका एग्जाम्पल याद रखना, पाइनस या ताड़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पूछा जाता है कि शाखित तना किस में पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है? पाइनस, जिसको ताड़ भी बोला जाता है। अशाखित की यदि बात करें तो किस में पाया जाता है? साइकस में। क्या है कि इसकी जो मूल पाई जाती हैं, देखो हमने पहले भी क्या देखा था? टेरिडोफाइटा के अंदर क्या था? इस तरह से ये तना, ये टहनी, और इसके ऊपर क्या थी? पर्ण। ठीक है, और ये इसकी क्या पाई जा रही थी? मूल। ठीक है, इस तरह से ये क्या? मूल। ठीक है, तो ये जिम्नोस्पर्म में क्या है? तना शाखित भी हो सकता है, अशाखित भी हो सकता है। शाखित का एग्जाम्पल याद रखना, पाइनस या जिसको ताड़ बोला जाता है, और अशाखित का है साइकस। ठीक है, अब देखो मूल की यदि बात करें तो मूल किस प्रकार की होती है? इसके अंदर मुसला मूल पाई जाती है। जो टेरिडोफाइट में हमने क्या देखी थी? अपस्थानिक मूल थी। कैसी मूल थी? अपस्थानिक, यानी जिसका विकास
मूलांकुर से न होकर पादप के किसी अन्य भाग से होता है उसे हम क्या कहते हैं, अपस्थानिक मूल कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या पाई जाती हैं, मुसला मूल। मुसला मूल हमने मूल में पीछे तीनों प्रकार पढ़ लिए थे। मुसला मूल, आपका अपस्थानिक मूल, एक झकड़ा मूल थी। ठीक है ना, मूल के 3 प्रकार थे। ठीक है, तो मुसला मूल में क्या होता है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि एक प्राथमिक मूल होगी, उससे फिर द्वितीयक, तृतीयक, इस तरह से मूलें निकलेगी। लेकिन झकड़ा मूल में क्या होगा कि एक ही जगह से क्या निकलती जाएगी, मूल निकलती जाएगी और गुच्छे नुमा संरचना बनाएगी, उसे हम जकड़ा मूल कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये मूल होती हैं। देखो इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि कवक तथा मूल का एक सहज जीवन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सहज जीवन। किसका, कवक तथा मूल का क्या पाया जाता है, सहज जीवन। सहज जीवन की यदि बात करें, ये देखो ये क्या है, जिम्नोस्पर्म का एक पादप है, जिसका इसका एग्जाम्पल मैं बता दूं, ये हम ले रहे हैं पाइनस। कौन सा पादप ले रहे हैं, पाइनस पादप ले रहे हैं, जो क्या है, शाखित है। ठीक है ना, तो देखिए ये क्या है, इसके अंदर ये मूल, कौन सी, मुसला मूल, और इस मूल के अंदर क्या है, यहाँ क्या लगे होते हैं, यहाँ इस तरह से क्या लग जाते हैं, कवक आकर जुड़ जाते हैं। ठीक है, क्या जुड़ जाते हैं, यहाँ ये कवक आकर जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये कवक क्या करेंगे, ये कवक यहाँ से जमीन से क्या है, जल तथा खनिज को क्या करेंगे, इस पादप को देंगे। जल व खनिज को किसको देंगे, इस पादप को देंगे। ठीक है, यानी सहज जीवन। सहज जीवन का अर्थ क्या है कि देखो कवक क्या कर रहा है, इस पादप को क्या दे रहा है, जल तथा भोजन दे रहा है। ये तो बड़ा अच्छा है। अब आप कहोगे कवक कितना अच्छा है जो इनको जल तथा खनिज दे रहा है। देखो ऐसे कोई नहीं देता है, सबका अपना अपना बेनिफिट होता है। तो इस कवक को भी क्या होता है, बेनिफिट है। किसका बेनिफिट है कि ये क्या लेगा बदले में, यानी ये इस पादप को क्या देगा, जल तथा खनिज लवण देगा, तथा बदले में क्या लेगा, ये आवास। क्या लेगा, आवास। ठीक है, कि इस पादप की जड़ों पर क्या पाई जाती हैं, कवक पाई जाती हैं। ठीक है, और वो कवक क्या करती है, जल तथा खनिज अवशोषित करके किसको देती है, पादप को देती हैं। बदले में पादप से क्या लेती है, आवास तथा भोजन लेती है। ठीक है, तो ये क्या ऐसा जीवन, इन दोनों का ये जीवन क्या कहलाता है, सहज जीवन, यानी एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं। तो ऐसे इस संबंध को हम क्या कहेंगे, सहज जीवन संबंध कहेंगे। कवक तथा मूल का सहज जीवन संबंध क्या कहलाता है, तो याद रखना, भूल मत जाना, माइकोराइजा। तो ऐसी जो मूल है, इन मूल को बोला जाता है माइकोराइजा। ठीक है, क्या बोला जाता है, माइकोराइजा। अब पूछ ले माइकोराइजा कौन से पादप पर पाई जाती है, या फिर किस पादप में, जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म का भी कौन सा, याद रखना, पाइनस पादप पर कवक मूल पाई जाती है। कवक तथा मूल बनाकर क्या है, कवक मूल। कवक मूल, या इसको कहा कहते हैं माइकोराइजा। ठीक है, अब देखिए, अब एक और क्या है, मूल। जैसे ये कवक हटा देते हैं, ये क्या है, एक जिम्नोस्पर्म है जिसका नाम है साइकस। अब की बार हमने क्या ले लिया, साइकस। ठीक है, इसकी ये मूल है कौन सी, मुसला मूल। ठीक है, अब इस मुसला मूल के अंदर क्या है, गांठें बन जाती हैं। इस तरह से इस मूल के अंदर क्या बन जाती हैं, गांठें बन जाती है। इसको हम क्या कहेंगे, मूल गांठ। क्या कहेंगे, मूल गांठ। और इस मूल गांठ बनाने का जिम्मेदार कौन होता है, तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जीवाणु तथा नील हरित शैवाल आते हैं। तो ये गांठ कौन बनाते हैं, नील हरित शैवाल। नोस्टोक व एनाबिना 2 शैवालों के नाम सुने होंगे, जो कैसे हैं, नील हरित शैवाल है, जिनको कहाँ रखा गया है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर रखा गया है, या प्रोकैरियोटिक जीवों के अंदर रखा गया है। तो ये क्या करेंगे, ये इस मूल के आगे क्या बन जाएगी, गांठ बन जाएगी, जिसे हम मूल गांठ कहेंगे। उस गांठ के अंदर पाए जाते हैं कौन, आपके नील हरित शैवाल। ठीक है, अब ये देखो, ये नील हरित शैवाल क्या करेंगे, ये नील हरित शैवाल कि वातावरण के अंदर क्या पाई जाती है, वातावरण के अंदर क्या पाई जाती हैं,
वातावरण के अंदर पाई जाती है देखो ये नाइट्रोजन है गैस के रूप में, ठीक है, ये किस रूप में है, गैस रूप में है। तो इस गैस रूप में ये पादप इसको नहीं ले सकते, कि पादप को आवश्यकता है किसकी, नाइट्रोजन की। क्यों? क्योंकि पादप का पूरा शरीर ही नाइट्रोजन से बना है। कैसे? कि जैसे अपन ने नहीं देखी प्रोटीन के अंदर क्या होता है, अमीनो अम्ल किससे बने होते हैं, जिसमें मैंने एक दिन आपको सूत्र भी बताया था अमीनो अम्ल का, याद हो तो पिछले लेक्चर, पीछे से पीछे लेक्चर में देखना। तो क्या था कि नाइट्रोजन आपके प्रोटीन के अंदर उपयोग में आता है, ठीक है। यानी कि ये पादप क्या करेगा, भोजन बनाएगा तो इसको नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन बनाएगा तो इसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी। एक आपका डीएनए है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, अम्ल आ रहा है ना, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन भी अमीनो अम्ल से मिलकर बने हैं। आरएनए में भी क्या है, नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है। लेकिन ये पादप को नाइट्रोजन चाहिए, लेकिन ये इस वातावरण ये नाइट्रोजन को गैस रूप में जो है इसको ये नहीं ले सकते। कौन? इस वातावरण या नाइट्रोजन को ये पादप नहीं ले सकते क्योंकि गैस रूप में है। तो फिर क्या होगा कि ये जो नील हरित शैवाल जो है ये क्या करेंगे, ये वातावरण की जो नाइट्रोजन है इस नाइट्रोजन को बदल देंगे अमोनिया में। किस में बदल देंगे? अमोनिया के अंदर, ठीक है। फिर ये अमोनिया बनेगी, किस में बदलेगी, नाइट्राइट में, और फिर नाइट्रेट, और नाइट्रेट से फिर क्या करेंगे, पादप उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। तो इस नाइट्रोजन से अमोनिया बनने की क्रिया आपको आगे की याद नहीं रखना है, वो जब आगे का चैप्टर आएगा तब बताएंगे कि अमोनिया से नाइट्राइट बनती है, उससे नाइट्रेट बनती है, ठीक है। लेकिन आपको क्या याद रखना है कि नाइट्रोजन से अमोनिया बनाने की क्रिया कौन करता है, तो कौन करता है, नील हरित शैवाल, ठीक है। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्या कहा जाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कह दो या नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या कहेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया क्या कहलाती है, कि वातावरण की जो नाइट्रोजन है उसको अमोनिया में बदलने की क्रिया कहलाती है। और ये कौन बदलते हैं, नील हरित शैवाल। जब ये पादप को अवशोषण योग्य नाइट्रोजन बनाकर उनको दे देते हैं तो ये भला काम कर रहे हैं। तो उसको बदले में क्या मिल रहा है, उसको बदले में आवास मिल रहा है, उसको रहने के लिए आवास मिल रहा है ना बदले में, ठीक है। तो इस तरह से इस सहज जीवन को, कि मूल गांठ तथा नील हरित के सहज जीवन को हम क्या कहेंगे, प्रवाल मूल। क्या कहेंगे, प्रवाल मूल। याद रखना, भूल मत जाना कि नील हरित शैवाल तथा मूल गांठ के सहज जीवन को या इस प्रकार के सहज संबंध को हम, या ऐसी मूलों को हम क्या कहते हैं, जिसके अंदर गांठ होती है और उस गांठ के अंदर क्या पाया जाता है, नील हरित शैवाल पाया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रवाल मूल कहते हैं, ठीक है। और जब इन मूल के अंदर क्या कवक आकर जुड़ जाते हैं और कवक तथा मूल मिलकर एक सहज जीवन संबंध बनाते हैं, उसको हम कहते हैं माइकोराइजा, ठीक है। तो भूल मत जाना, याद रखना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया कौन करता है, नील हरित शैवाल करते हैं, जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है साइकस। पूछ लिया जाता है नील हरित शैवाल कौन से पादप की जड़ों में पाया जाता है, साइकस की। कवक कौन से पादप की जड़ों में पाया जाता है, पाइनस की। तो ठीक है, ये दोनों जो एग्जाम्पल तथा ये जो दोनों सहज जीवन का संबंध दर्शाते हैं, क्या सहज जीवन का संबंध जो दर्शाते हैं, ये दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, भूल मत जाना, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद आती है पर्ण, ठीक है। हमने क्या देख लिया, तना देख लिया, मूल देख ली, और हम क्या देखेंगे, पर्ण देखेंगे, ठीक है। पर्ण क्या होती है, सुई के समान नुकीली होती है। क्या होती हैं, सुई के समान नुकीली होती है। किस तरह से, कि जैसे देखो, और ये क्यों होती है सुई के समान नुकीली, तो वो भी मैं बता देती हूँ कि इस तरह से ये क्या है, ये एक तना है, इस तने पर ये क्या है, मूल, सॉरी पर्ण, और एक ये तना है, इसके ऊपर ये क्या है, पर्ण। देखो, ये तो फुला हुआ भाग दिख रहा है, फुली हुई पर्ण दिख रही है, और ये आपको पतली दिख रही है, सुई के समान दिख रही है, ठीक है। तो ऐसी क्यों होती है, क्योंकि ये देखो कि ये ज़्यादातर जो होते हैं, जिम्नोस्पर्म जो ज़्यादातर होते हैं वो मरूदभिद होते हैं। मरूदभिद का क्या अर्थ है कि जहाँ
जल की कमी वाले क्षेत्र होते हैं, कि जैसे रेगिस्तान क्षेत्र होता है, जैसे चट्टानी पहाड़ी क्षेत्र होता है, चट्टानों पर क्या है उसके अंदर जल नहीं मिलता है, क्योंकि जब बारिश होती है तो वो तो रिसकर नीचे आ जाता है, लेकिन वहाँ जल की कमी होती है। ऐसे जो क्षेत्र हैं जहाँ जल की कमी होती है, वहाँ पर उगने वाली वनस्पति को हम क्या कहते हैं, मरुदभिद वनस्पति या मरुदभिद पादप कहते हैं। ठीक है, तो ये जिम्नोस्पर्म कैसे हैं, मरुदभिद हैं। तो देखो वहाँ जल की कमी है, तो एक मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, पुष्पी पादपों का शरीर, मैंने क्या कहा कि इस पर्ण के ऊपर क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं। क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं। वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक जल की हानि है, ये भी मैंने बताया था कि ये जल की हानि करता है, यानी खराब काम करता है। जल की हानि करना कोई बढ़िया काम नहीं है, लेकिन ये आवश्यक भी है जल की हानि करना। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा, ये इसकी मूल है, इस मूल से क्या 100 अणु यदि जल का लेता है तो जिसमें से 99 अणु निकाल देता है, सिर्फ एक अणु ही पर्ण के अंदर उपयोग में आता है। ठीक है, जिससे ये 99 अणु निकलेगा तो यहाँ एक नेगेटिव बल काम करेगा। ठीक है, एक नेगेटिव बल काम करेगा, जो क्या करेगा, नीचे से जल खींचेगा। यानी नीचे से जल, जड़ों से जल खींचने के लिए कौन सहायक है, आपका वाष्पोत्सर्जन। और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कौन करा रहा है, आपके रंध्र करवा रहे हैं। ठीक है, अब देखो कि यदि यहाँ क्या है, जो मरुदभिद पादप है वहाँ पहले से ही जल की कमी है और आप इसकी और भी जल की हानि कर दोगे तो फिर कैसा होगा। यदि माना आपके किचन के अंदर क्या है, थोड़ा सा जल है और आपने वो ही निकाल दोगे तो फिर आप भोजन कैसे बनाओगे। ठीक है, यानी कि उस जल को स्टोर रखने के लिए ये पर्ण अपना आकार क्या कर लेती हैं, छोटा कर लेती है। ये पर्ण अपना आकार कैसा कर लेती हैं, छोटा कर लेती हैं, और इसके ऊपर एक स्तर पाई जाती हैं, जो मैंने पहले भी बताया था। इस स्तर का नाम क्या है, क्यूटिकल, जो क्या कर देती हैं, इन रंध्रों को बंद कर देती हैं। ठीक है, अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि यदि रंध्र बंद हो जाएंगे तो जल की हानि नहीं होगी, तो नीचे से जल फिर कैसे आएगा। देखो सोचने वाली बात है कि यदि इन रंध्रों को बंद कर दिया जाए तो यहाँ से जो जल आने वाला है, कैसे आ रहा था कि यहाँ जल की कमी हो रही थी, यहाँ एक नेगेटिव बल को, नेगेटिव फोर्स काम कर रहा था, जो भी नहीं लगेगा क्योंकि इसके ऊपर एक मोम किस तरह आ गई है, तो फिर जल कैसे खींचेगा। तो देखिए ये क्या होता है, जैसे माना ये मेरी पर्ण है। ठीक है, ये मेरा हाथ क्या है, पर्ण है, इसके ऊपर जैसे एक बड़ा सा ये रंध्र है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ छोटे छोटे क्या है, छिद्र है। ठीक है, माना ये बीच में यहाँ एक, जैसे ये मान लो ये क्या है, एक बड़ा रंध्र है, इसके साथ साथ में छोटे छोटे छिद्र और हैं। ठीक है, तो ये क्यूटिकल की स्तर क्या करती है, इन रंध्रों को ढक लेती है और उन जो छोटे छिद्र है उनको नहीं ढकती हैं। तो क्या है, थोड़ी थोड़ी जल की हानि होती है। क्या होता है, थोड़ी थोड़ी जल की हानि होती है, जिससे एक नेगेटिविटी कार्य करती है, जो क्या है, नीचे से जल का अवशोषण कर लेती है, एक जल का खिंचाव पैदा कर देती है। ठीक है, अब देखिए, तो ये तो था कि पर्ण सुई के समान नुकीली क्यों होती हैं। तो ये भूल मत जाना कि जल की कमी वाले जो क्षेत्र हैं और उसमें जल की हानि को रोकने के लिए ये अपना आकार सुई के समान कर लेती हैं। ठीक है, और उच्च तापमान तथा नमी को झेल के इसके लिए भी ये सुई के समान हो जाती हैं। ठीक है, और इसके ऊपर क्या पाई जाती है, कि क्यूटिकल की परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है, इस पर्ण के ऊपर क्या पाई जाती है, क्यूटिकल की परत पाई जाती है। तो देखो ये सुई के समान जो नुकीली जो आपकी पर्ण है वो है कायिक पर्ण। याद आ रहा होगा, मैंने टेरिडोफाइट के अंदर बताया था कि टेरिडोफाइट के अंदर 2 प्रकार की पर्ण पाई जाती थी। एक आपकी क्या थी, कायिक पर्ण थी, और एक क्या थी, बीजाणु पर्ण थी। ठीक है, तो जो कायिक पर्ण है वो क्या कार्य कर रही थी, वहाँ प्रकाश संश्लेषण की। और टेरिडोफाइटा के अंदर मैंने वहाँ भी कहा था कि भूल मत जाना, याद रखना कि एकमात्र टेरिडोफाइट ही ऐसे पादप है जो जिसकी बीजाणु पर्ण क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करती है और साथ में क्या करती हैं, जनन योग्य भी होती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ जो बीजाणु पर्ण है वो केवल और केवल जनन के लिए सहायक है। जैसे ये तो क्या थी, नुकीली कायिक पर्ण, और अब ये जो पर्ण हैं ये क्या पाई जाती है, ये पर्ण जो है
ये आपके बीजाणुपरण है। जैसे ये दोनों क्या है, बीजाणुपरण है, और ये इसके ऊपर क्या पाई जाती है, बीजाणुधानी पाई जाती हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे इसका बीजाणुपरण पर हम चर्चा करें, यानी कि इसके जीवन चक्र को पढ़ते हैं कि किस तरह से एक इस पादप से नए पादप का निर्माण जो होता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसका जीवन चक्र। देखिए जीवन चक्र की यदि बात करें तो ये है एक पादप, ये क्या है, एक जिम्नोस्पर्म का पादप है, जिसका ये तना है, ये इसकी मूल है, और ये इसकी क्या पाई जाती हैं, बीजाणुपरण पाई जाती हैं। ठीक है, और ये पादप हम किसका ले रहे हैं, हम पाइनस का पादप ले रहे हैं। और याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पाइनस का जो पादप है वो कैसा होता है, द्विलिंगी होता है। देखो द्विलिंगी का क्या अर्थ है कि यानी एक ही पादप पर क्या पाए जाते हैं, नर तथा मादा दोनों पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, नर तथा मादा दोनों लैंगिक अंग पाए जाते हैं, इसलिए इसको द्विलिंगी कहा जाता है। पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा जिम्नोस्पर्म है या कौन सा जिम्नोस्पर्म द्विलिंगी है, तो कौन सा है, पाइनस है। ठीक है, ये मैंने पाइनस का पादप लिया है, तो इसके अंदर आप देखिए कि ये जो पाइनस का पादप है ये इसकी क्या है, ये परण है, कौन सी, बीजाणुपरण, और ये भी क्या है, बीजाणुपरण है। ठीक है, इस बीजाणुपरण पर जैसे ये देखो ये क्या है, ये लघु बीजाणुधानी है। इस बीजाणुपरण पे यानी कि ये लघु बीजाणुपरण है। ठीक है, यानी कि दो बीजाणुपरण होगी, एक लघु बीजाणुपरण और एक कैसी, गुरु बीजाणुपरण। ठीक है, लघु बीजाणुपरण। ठीक है, ये कैसी हैं, यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो चलिए यहाँ बता देती हूँ दोबारा से कि जैसे ये देखिए ये क्या है, एक पादप है, कौन सा, जिम्नोस्पर्म का, और कौन सा पादप हम ले रहे हैं, पाइनस का। ठीक है, ये क्या कहलाती है, ये आपकी कहलाती है लघु बीजाणुपरण। कौन सी, लघु बीजाणुपरण, यानी लघु कहें तो कौन सी, नर बीजाणुपरण। ठीक है, लघु का अर्थ क्या है, मैंने पीछे भी बताया था कि क्या है, लघु यानी नर। ठीक है, और ये दूसरी क्या पाई जा रही है, गुरु बीजाणुपरण। ठीक है, कौन सी है, गुरु बीजाणुपरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम लघु बीजाणुपरण पे बात करते हैं कि इसके अंदर जो नर युग्म कोद भी बनता है वो कैसे बनता है। ये लघु बीजाणुपरण है, और इस लघु बीजाणुपरण के ऊपर क्या पाई जाती है, जैसे मैंने ये बना दिया, ये क्या है, लघु बीजाणुधानी। क्या है, लघु बीजाणुधानी। ये मैंने पहले भी बताया था, पूरा आपको डिटेल से बताया था कि जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और आपके टेरिडोफाइटा के अंदर अंतर करके बताया था। ठीक है, ये क्या है, लघु बीजाणुधानी है, और इसका मुख्य पादप शरीर मैंने बताया कैसा था, बीजाणुद्भिद था, तो इसलिए ये लघु बीजाणुधानी जो है इसके अंदर जो कोशिका पाई जाएगी वो कैसी होगी, द्विगुणित होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि मुख्य पादप शरीर कैसा होता है, बीजाणुद्भिद प्रकार का होता है। तो इसके अंदर जैसे ये क्या पाई जाती है, इसके अंदर ये कोशिकाएं हैं जिसको हम क्या कहेंगे, लघु बीजाणु मातृ कोशिका। क्या कहेंगे, लघु बीजाणु मातृ कोशिका। कि अब कहोगे कि मैडम ऐसा तो हमने टेरिडोफाइट के अंदर ही पढ़ा था, तो सेम टेरिडोफाइट के अंदर ही है, लेकिन जहाँ अंतर आएगा मैं वहाँ बता दूंगी। या तो आप जो मेरे पीछे का टेरिडोफाइट का जो आपने नोट किया था वो आप खोल के अपने पास रख लीजिए, जिससे अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में अंतर करते हुए पढ़ोगे तो और भी आपका जो ज्ञान है वो क्या है, स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो देखिए लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या है, लघु बीजाणु मातृ कोशिका। ठीक है, और ये लघु बीजाणु मातृ कोशिका कैसी है, ये आपकी द्विगुणित है। कैसी है, ये आपकी द्विगुणित है। ठीक है, अब देखो इन लघु बीजाणु मातृ कोशिका के अंदर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, और क्या बनाएंगे, लघु बीजाणु बनाएंगे। क्या बनाएंगे, लघु बीजाणु, जो कैसा होगा, अगुणित होगा। कैसा होगा, अगुणित। जैसे मैं बता देती हूँ, इस तरह से ये क्या है, ये आपका लघु बीजाणु है, और ये इसका केंद्रक है जिसके अंदर अन यानी अगुणित गुणसूत्र है। ठीक है, फिर देखो उसमें क्या था, ये लघु बीजाणु, फिर बीजाणुधानी फट गई थी और लघु बीजाणु क्या आ गए थे, बाहर आ गए थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ क्या होने वाला है, तो देखिए यहाँ क्या होगा
ये आकार में बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आकार में बड़ा हो जाएगा, यानी कहने का अर्थ है परिपक्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिपक्व हो जाएगा। कहाँ? इसी लघु बीजाणुधानी के अंदर ही परिपक्व हो रहा है, बाहर नहीं निकला है। अभी लघु बीजाणुधानी प्रस्फुटित नहीं हुई है, यानी इसी के अंदर ही लघु बीजाणु बनते गए और वो लघु बीजाणु क्या हो गए? आकार में बड़ा होकर परिपक्व हो गए। देखिए, इसको हम कहेंगे नर युग्मक। क्या कहेंगे? नर युग्मक। ठीक है, ये जो इसके अंदर है केंद्रक है, इस केंद्रक को हम कहेंगे नर युग्मक। और ये जो परिपक्व हुआ जो लघु बीजाणु हैं, इस पूरे को हम क्या कहेंगे? याद रखना, भूल मत जाना, इसको हम क्या कहेंगे? नर युग्म कोदभिद। क्या कहेंगे? नर युग्म कोदभिद। ठीक है, क्या है? नर युग्म कोदभिद, या इसी को कहा जाता है पराग कण। क्या कहते हैं? पराग, यहाँ लिख देती हूँ, पराग कण। ठीक है, देखो एक बार दोबारा से बता देती हूँ, थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि बॉटनी थोड़ी सी पढ़ने में कठिन पड़ती है, लेकिन यदि आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है कि ये एक पादप है। इस पादप पे क्या पाई जाती हैं? जिम्नोस्पर्म का पादप है। कौन सा ले रहे हैं हम? पाइनस का एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्योंकि पाइनस में क्या होता है? द्विलिंगी पादप होता है। ठीक है, तो ये एक हम नर भाग ले रहे हैं, यानी ये लघु बीजाणुपर्ण है। उस लघु बीजाणुपर्ण पे क्या पाई जाती है? लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। और उस लघु बीजाणुधानी के अंदर कौन सी कोशिकाएं होती हैं? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, जो कैसी होती है? द्विगुणित होती है। क्यों? क्योंकि इसका मुख्य पादप शरीर हमको पता है कैसा होता है? बीजाणुद्भिद प्रकार का होता है। ठीक है, इन लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिसके फलस्वरूप क्या बनेगा? लघु बीजाणु बनेगा। इतना हमने कहाँ पढ़ा था? टेरिडोफाइटा के अंदर पढ़ा था। और टेरिडोफाइटा के अंदर फिर क्या था? यहाँ से प्रस्फुटित हो गए थे और फिर एक नया युग्म कोदभिद बना लिया था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, युग्म कोदभिद नहीं बनाएंगे। यहाँ क्या होगा कि यहाँ जो ये लघु बीजाणु हैं, ये परिपक्व हो जाएंगे, आकार में बड़ा हो जाएंगे, और उसको हम क्या कहेंगे कि परिपक्व लघु बीजाणु हैं। ठीक है, उस परिपक्व लघु बीजाणु को हम क्या कहेंगे? नर युग्म कोदभिद कहेंगे, जो क्या कहलाता है? पराग कण कहलाता है। और उस पराग कण या नर युग्म कोदभिद के अंदर एक केंद्रक होता है, जिसके अंदर क्या पाया जाता है? गुणसूत्र। उसको हम कहेंगे नर युग्मक। कि इस नर युग्म कोदभिद के केंद्र को हम क्या कहेंगे? नर युग्मक। देखो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है और वहीं हम गलती कर देते हैं। कैसे? कि निम्न में से पराग कण है नर युग्म कोदभिद, नर युग्मक, या दोनों, या इसमें से कोई नहीं। तो आपको कौन सा टिक मार्क करना है? पराग कण मैंने यहाँ देखो यहाँ अलग से लिख के दिखा रखा है कि पराग कण कह दो या नर युग्म कोदभिद कह दो। ये क्या है? पराग कण या नर युग्म कोदभिद। ठीक है, उस कोशिका के अंदर, उस नर युग्म कोदभिद के अंदर जो केंद्रक है उसको बोला जाता है नर युग्मक। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? नर युग्मक। तो याद रखना, जिम्नोस्पर्म का जो नर युग्म कोदभिद है उसके अंदर एक नर युग्मक होता है। ठीक है, बाकी हम आगे जो एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे वहाँ क्या होते हैं? दो नर युग्मक होते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया? नर युग्म कोदभिद बन गया। इसके अंदर यहाँ क्या बन गया? जैसे यहाँ दिखाती हूँ, यहाँ अभी प्रस्फुटित नहीं हुई है बीजाणुधानी, अभी इसके अंदर क्या बने हैं? नर युग्मक बने हैं। क्या बने हैं? नर युग्मक। अब ये नर युग्म कोदभिद बने हैं। ठीक है, ये नर युग्म कोदभिद इसके अंदर यानी पराग कण बनते गए और पराग कण बनते गए तो ये फिर क्या होगी? प्रस्फुटित होगी। यानी पराग कण बनने के बाद क्या होगी? प्रस्फुटित होंगी और फिर इस पर्ण पे ये क्या आ जाएंगे? पराग कण बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ये फट जाएगी, फटने के बाद ये क्या है? पराग कण बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं गुरु बीजाणुपर्ण में क्या होता है। ठीक है, तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे मैं यहाँ से मिटो देती हूँ।
देखिए ये हमारी क्या है, ये है हमारी गुरु बीजाणुपरण। क्या है? गुरु बीजाणुपरण, ठीक है, यानी मादापरण, ठीक है। ये क्या है? मादापरण, ठीक है। इस मादापरण पे क्या होगा? इस मादापरण पे होगी गुरु बीजाणुधानी। क्या होगी? इस तरह से क्या होगी? गुरु बीजाणुधानी, ठीक है। इस तरह से क्या होगी? गुरु बीजाणुधानी। ये क्या है? गुरु बीजाणुधानी है, ठीक है। यानी कि गुरु बीजाणुपरण पे क्या होगी? गुरु बीजाणुधानी, ठीक है। और इस गुरु बीजाणुधानी के अंदर कौन सी कोशिकाएं होती हैं? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, ठीक है। क्या होगी? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, जो कैसी होगी? द्विगुणित होगी, यानी कि ये कैसी होगी? द्विगुणित होगी। और ये क्या करेगी? इसके अंदर होगा अर्धसूत्री विभाजन। इसके अंदर क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन, जिसके फलस्वरूप क्या बनेंगे? 4 गुरु बीजाणु। क्या बनेंगे? 4 गुरु बीजाणु। कैसे बनेंगे? चलो मैं बड़ा करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ देखिए, जैसे ये मैंने क्या कर लिया? बड़ा बना दिया। ठीक है, ये क्या है? ये आपकी गुरु बीजाणुधानी है, ठीक है। इसके अंदर क्या पाई जा रही थी? इसके अंदर ये पाई जा रही थी कौन? आपकी गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। ये क्या है? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, ठीक है। अब देखो, इन गुरु बीजाणु मातृ कोशिका के अंदर क्या होगा? जैसे ये एक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है, इसमें क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिसके फलस्वरूप क्या बनाएगी? ये 4 गुरु बीजाणु बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे? 4 गुरु बीजाणु, ठीक है। ये क्या है? 4 गुरु बीजाणु, ठीक। अब देखिए, इन 4 गुरु बीजाणु ये बाहरी संपर्क में है ना, इसलिए ये लास्ट वाले गुरु बीजाणु को बचाकर ये तीनों इसकी क्या करेंगे? सहायता करेंगे। और सहायता करेंगे और साथ में ये इसको पोषण देंगे, जिससे ये तीनों क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। और ये एक क्या रह जाएगा? एक क्या रह जाएगा? गुरु बीजाणु रह जाएगा, ठीक है। एक क्या रह जाएगा? गुरु बीजाणु, जो कैसा है? अगुणित। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या हुआ है? अर्धसूत्री विभाजन हुआ है, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों क्या हो गई? नष्ट। किसकी? इस एक गुरु बीजाणु की रक्षा करते हुए क्या हो गई? नष्ट हो गई। और इसको पोषण देकर ये क्या हो गया? इस तरह से ये क्या बन गई? ये आपका गुरु बीजाणु बन गया, ठीक है। तो अब देखिए, ये गुरु बीजाणु जो बना है, ये कैसा है? अगुणित है। कैसा है? अगुणित है। अब इसके अंदर क्या होगा? ये एक गुरु बीजाणु जो है, इसमें क्या होगा? विभाजन होगा। क्या होगा? विभाजन, ठीक है। इसमें विभाजन होगा तो इसके अंदर क्या होता जाएगा? इसके अंदर जैसे ये बड़ी हो जाएगी और इसके अंदर क्या होता जाएगा? ये कोशिकाओं से भरता जाएगा, ठीक है। ये क्या होता जाएगा? ये कोशिकाओं से भरता जाएगा इस तरह से। और इसके अंदर ये एक क्या पाया जाता है? गुरु बीजाणु है। और ये लगातार बारंबार विभाजन करके क्या बना रहा है? ये बना रहा है क्या? कोशिकाएं बना रहे हैं, जिसको हम क्या कहेंगे? एक तो ये आपकी अंड कोशिका हो गई, और ये इस पूरी कोशिकाओं को, इस पूरी कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहेंगे? भ्रूण पोष। क्या कहेंगे? भ्रूण पोष। याद रखना, भ्रूण कोष नहीं, भ्रूण पोष। क्या कहेंगे? भ्रूण पोष। कि ये क्या करेगी? ये जो विभाजन कर रही है, जैसे एक कोशिका जो है, ये एक कोशिका है, ये क्या कहला रही है? अंड कोशिका कहला रही है। इसके चारों तरफ इसी अंड कोशिका से बारंबार विभाजन होकर इन्होंने क्या बनाई? इस तरह से ये क्या बनाई? कोशिकाएं बनाई। इन कोशिकाओं के समूह को हमने क्या दे के दिया? भ्रूण पोष। अब आप एक दिमाग लगाओ, हमने यहाँ क्या देखा था कि नर युग्मकोद्भिद कौन था? कौन था नर युग्मकोद्भिद? परागकण। कौन था? परागकण, जो यहाँ लघु बीजाणु परिपक्व होकर बना रहा था, ठीक है। और नर युग्मक कौन था? आपका एक इस
नर युग्म कोदभिद के अंदर केंद्रक। तो यहाँ मादा युग्मक कोदभिद या मादा युग्मक कौन है? तो देखिए ये जो भ्रूणपोष है ये है आपका मादा युग्म कोदभिद। माथा चकरा गया हुआ। भ्रूणपोष क्या है? इन जिम्नोस्पर्म के पादपों में भ्रूणपोष क्या है? मादा युग्म कोदभिद। भूल मत जाना, याद रखना कि जो अलग होते हैं हमेशा वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये क्या है? मादा युग्म कोदभिद। ठीक है, क्या है? मादा युग्म कोदभिद। और इसके अंदर जो अगुणित ये संरचना है, ये अंड जो है ये क्या है? मादा युग्मक। क्या है? मादा युग्मक। क्या इतनी बात क्लियर? अब देखिए, अब इससे नया पादप कैसे होगा या निषेचन की क्रिया कैसे होगी? देखो यहाँ क्या बन गया, इसको हम कहते हैं बीजांड। ये क्या है? बीजांड है, जो हालांकि हमने पहले भी देख लिया था। आपको संरचना दिख रही होगी ऐसी, जो पुष्पी पादपों का शरीर था मैंने वहाँ आपको डिटेल से बताया था। ठीक है, तो देखिए ये क्या है? बीजांड है। ये कौन सी गुरु बीजाणुपर्ण है? इसके ऊपर क्या बन गया? अंड बन गया, यानी कि भ्रूणपोष भी बना, मादा युग्म कोदभिद बन गया। ठीक है, और यहाँ क्या बन गए? यहाँ पराग कण बन गए। अब देखो अब क्या होगा? अब ये होगा कि इन यहाँ से ये पराग कण कहाँ आएंगे? इस बीजांड के ऊपर आएंगे, यानी इस गुरु बीजाणुधानी के ऊपर आएंगे। यहाँ से तो ये क्या हो गई? लघु बीजाणुधानी प्रस्फुटित हो गई थी। ठीक है, कैसे कि जैसे ही कीट पतंगे यहाँ आएंगे, कीट पतंगे यहाँ बैठकर फिर यहाँ बैठेंगे, उनके साथ अपने साथ क्या लेके आएंगे? पराग कण। क्या लेके आएंगे? पराग कण। ठीक है, जैसे देखो ये है आपका पराग कण। ये यहाँ बता देती हूँ, जैसे ये एक पर्ण पे है, यहाँ आ गया, कौन आ गया? यहाँ पराग कण। इसको हम क्या कहेंगे? नर युग्म कोदभिद। और ये इसके अंदर क्या है? नर युग्मक। ठीक है, और ये इसके अंदर क्या बन रहा है? मादा युग्मक। ठीक है, अब देखो, अब ये पराग कण कहाँ? एक यहाँ जगह होती है जो पराग कण के ठहरने की, यहाँ आ जाएंगे ये पराग कण। जैसे एक नहीं, कई सारे पराग कण आ जाएंगे और इसके अंदर क्या है? आपका केंद्रक है, यानी नर युग्मक है। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा? यहाँ इनसे निकलेगी एक पराग नलिका। क्या निकलेगी? पराग नलिका। जैसे यहाँ बता देती हूँ किस तरह से, कि ये जैसे यहाँ आए और इसके आते ही ये क्या निकल गई? इससे पराग नलिका निकल गई। ये इसके अंदर क्या है? नर युग्मक। ठीक है, ये पराग नलिका क्या करेगी? ये यहाँ से आकर इस मादा युग्मक के पास तक आ जाएगी। कौन? पराग नलिका। ये क्या है? पराग नलिका। ठीक है, और फिर पराग नलिका से पूरा पराग कण नहीं आएगा। क्या होगा? इससे ये क्या आएगा? नर युग्मक आकर इस अंड कोशिका से क्या कर लेगा? संलयन कर लेगा। क्या कर लेगा? संलयन कर लेगा। ठीक है, और अब ये क्या बन जाएगा? युग्मनज बन जाएगा। युग्मनज बन जाएगा, और ये युग्मनज क्या है? ये कोशिकाएं इसके पोषण में काम आ जाएगी, और ये क्या हो जाएगा? पूरा क्या कहलाएगा? बीज। ये पूरी संरचना अब क्या कहलाएगी? बीज कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी? बीज। क्या इसके ऊपर आपको आवरण दिख रहा है? कि जैसे हमने क्या पढ़ा था पहले, जैसे ये क्या थी? पराग नलिका थी, वर्तिका थी, और वर्तिका के अंदर इस तरह से ये अंडाशय पाया जाता। यहाँ कोई अंडाशय दिखाई दे रहा है? यहाँ तो सिर्फ क्या है, जैसे यहाँ मैंने क्या बताया था पहले, जो पुष्पी पादपों का शरीर था वहाँ मैंने क्या बताया था? ये था बीजांड, और इस बीजांड के चारों तरफ क्या पाया जाता था? क्या पाया जाता था? अंडाशय। और वो अंडाशय क्या बना रहा था? बीज के आवरण को बना रहा था। लेकिन क्या यहाँ कोई अंडाशय जैसी संरचना है? नहीं। इसीलिए तो इनको बोला जाता है अनावृत बीजी, यानी ये जो बीज बने, इन बीज के चारों तरफ कोई आवरण नहीं है। कैसे हैं? नग्न बीजी हैं। ठीक है, तो ये था इनका जीवन चक्र। आई होप आपको समझ में आया होगा।
अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या, एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो एक बार ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, तो हम देखते हैं एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी। देखो नाम से ही लग रहा है आवृत बीजी यानी आवरण युक्त बीज। कैसे होंगे बीज, कैसे होंगे, आवरण युक्त होंगे। ठीक है, आवर्त बीजी पादप जिसको हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। ठीक है, यानी जिन भी पादपों के अंदर फल का विकास होता है या जिन पादपों में क्या है बीज आवरण युक्त होते हैं, ऐसे पादपों को हम क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं या आवर्त बीजी पादप कहते हैं। ठीक है, अब इनके अंदर क्या होता है कि जैसे हमने एक बार मैं थोड़ा सा जिम्नोस्पर्म का बता देती हूँ कि जिम्नोस्पर्म में हमने क्या देखा था, ये क्या था, मुख्य पादप शरीर, तना था और ये मूल थी, और इसके अंदर ये क्या पाई जाती थी, ये आपकी बीजाणुपर्ण थी, और छोटी नुकीली क्या थी, कायिक पर्ण थी। ठीक है, तो ये जो पर्ण थी ये क्या है, द्विलिंगी पर्ण का उदाहरण है, यानी इस पर क्या पाई जाती थी, इसके ऊपर क्या पाई जा रही थी, इसके ऊपर आपकी पाई जा रही थी कौन, ये आपका लघु बीजाणुधानी, जिसके अंदर किसका निर्माण हो रहा, पराग कण का निर्माण हो रहा था। और यहाँ इस दूसरी पर्ण जो कौन सी है, गुरु बीजाणुपर्ण है, इस गुरु बीजाणुपर्ण के ऊपर क्या पाई जाती हैं, गुरु बीजाणुधानी पाई जाती हैं, जिसके अंदर क्या बना था, जिसके अंदर मादा युग्मक, और यहाँ किसका निर्माण हुआ था, यहाँ आपके पराग कण यानी नर युग्मक का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था, और फिर यहाँ से ये आने के बाद निषेचन हुआ था, और जिससे किसका निर्माण हुआ था, बीज का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो यहाँ ये तो था जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, अब देखो, अब एंजियोस्पर्म में क्या होगा, ये एंजियोस्पर्म का है कौन, तना, और ये इसकी शाखा है, और इस शाखा पर ये क्या है, जैसे ये बाकी ये क्या है, कायिक पर्ण है, क्या है, कायिक पर्ण इस पादप पे लगी हुई है, लेकिन ये जो पर्ण है, बीजाणु पर्ण जो है, ये क्या हो गई, रूपांतरित हो गई, क्या हो गई, रूपांतरित हो गई, किसके अंदर रूपांतरित हो गई, आपके पुष्प के अंदर रूपांतरित हो गई। ठीक है, कि जैसे जैसे पादपों का विकास हुआ वैसे ही ये पर्ण भी किस में रूपांतरित हो गई, आपके पुष्प के अंदर रूपांतरित हो गई, और इसके अंदर क्या है, ये देखो, ये आपका क्या है, पुष्पासन, और इस पुष्पासन के ऊपर क्या पाया जाता है, इस पुष्पासन के ऊपर पुष्प के भाग पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, पुष्प के भाग पाए जाते हैं, जो सबसे बाहरी ग्रीन कलर के, जो मैंने ये सब पीछे बता चुकी हूँ, जहाँ पुष्पी पादपों की, आवर्त बीजी पादपों की आकारिकी बताई है, वहाँ मैंने डिटेल से बताया है कि ये क्या है, बाह्य दल, और ये आपके क्या है, दल, और ये बाह्य दल, और बाह्य दल मिलकर क्या बना रहे हैं, बाह्य दल पुंज, और दल मिलकर क्या बना रहे हैं, दल पुंज। ठीक है, उसके बाद यदि हम देखें तो इस तरह से ये क्या है, कौन सी संरचना है, पुंकेसर, और इस पुंकेसर के बाद ये क्या है, ये आपकी, जैसे मैं रेड कलर से दिखा देती हूँ कि जैसे देखिए ये आपका कौन सी है, ये आपकी मादा भाग है, क्या है, मादा भाग है, जो मैंने रेड कलर से दिखाया है। इसमें क्या है, अलग अलग पर्ण पाई जाती है, लेकिन यहाँ अलग पर्ण नहीं है, एक ही पुष्प है। अब मैं बताऊंगी आपको, और भी बताऊंगी, जिससे आपका माथा और भी चकरा जाएगा कि ये सब कैसे हो गया मैडम। देखिए, तो ये इनके, सबसे पहले मैं इनके नाम बता देती हूँ। ये क्या है, पुंकेसर, ठीक है, और ये क्या है, स्त्रीकेसर, यानी इस पुंकेसर में क्या बनते हैं, पुंकेसर किससे मिलकर बना है, यानी पुमंग से मिलकर, ये एक क्या है, पुमंग है, ये एक संरचना क्या है, पुमंग है। इस तरह से कई सारे पुमंग मिलकर क्या बनाते हैं, पुंकेसर। और ये क्या है, ये एक जायांग है,
और जायांग मिलकर क्या बनाते हैं, स्त्री केसर बनाते हैं। ठीक है, तो देखो ये पुंकेसर जो है, जो पुमंग जो है, उस पुमंग में दो भाग होती है। ये क्या है, पराग कोश। ठीक है, ये क्या है, ऊपर वाला भाग पराग कोश है और नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, पुतंतु। क्या कहलाता है, पुतंतु कहलाता है। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं एक ऐसी बात बताती हूँ जो आपको बिलीव भी नहीं होगा। कैसे, ये जो पुमंग जो है या ये जो पराग कोश है, ये पुमंग पूरा का पूरा पुमंग क्या है, लघु बीजाणु परण। जो हमने यहाँ क्या देखी थी, ये पूरी की पूरी परण क्या थी, लघु बीजाणु परण। तो देखिए, एक एंजियोस्पर्म के अंदर लघु बीजाणु परण कौन होती हैं, तो लघु बीजाणु परण है आपका पुमंग। पुमंग क्या है, लघु बीजाणु परण। ठीक है, अब यहाँ लघु बीजाणु परण पे क्या था, लघु बीजाणु धनी थी। तो यहाँ कौन सी है लघु बीजाणु धनी, लघु बीजाणु धनी है पराग कोश। पराग कोश क्या है, लघु बीजाणु धानी। क्या है, लघु बीजाणु धानी। ठीक है, अब देखो इस लघु बीजाणु धानी के अंदर, जैसे ये पराग कोश कह दो या लघु बीजाणु धानी, इसका यदि मैं काट देखूं इस तरह से, इसका काट के देखूं तो ये इस तरह से दिखाई देगा। यानी इसके अंदर क्या है, 4 कोष्टक दिखाई देंगे। ये देखो, एक ये, एक ये, एक ये, 4 क्या दिखाई देंगे, कोष्टक दिखाई देंगे, जिनके अंदर क्या बनेंगे, जिनके अंदर पराग कण, क्या बनेंगे, पराग कण बनेंगे। ठीक है, और ये पराग कण फिर क्या है, यहाँ से इस वर्तिकाग्र पे आएंगे। अब देखो, अब लघु बीजाणु परण तो बता दिया, लेकिन ये गुरु बीजाणु परण कहाँ है, तो देखिए गुरु बीजाणु परण भी देखते हैं कौन सी है। तो देखिए गुरु बीजाणु परण क्या है, ये जो जायांग जो है, ये जो जायांग जो है, ये क्या है आपका गुरु बीजाणु परण है। तो देखिए इस गुरु बीजाणु परण के अंदर क्या है, ये यहाँ अंडाशय है और इस अंडाशय के अंदर ये क्या पाया जाता है, बीजांड पाया जाता है। देखिए मैं यहाँ बड़ा करके दिखा देती हूँ। ठीक है, ये क्या है, इसके अंदर बीजांड, क्या है, बीजांड। ठीक है, तो ये बीजांड है, ये अंडाशय है, ये क्या है आपका, ये वर्तिकाग्र है और ये आपकी क्या है, वर्तिका, और ये अंडाशय। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या हुआ, परागकण कहाँ आ गए, इसके ऊपर आ गए, और इससे परागकण, परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र पर आने की क्रिया क्या कहलाती है, परागण। जो मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, इसकी परिभाषा भी लिखा चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ आने की क्रिया, फिर यहाँ से क्या निकलेगी, एक पराग नलिका, और ये पराग नलिका कहाँ आएगी, इस बीजांड द्वार के अंदर आएगी। अब देखो आपके मन में ज़रूर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि देखो मैडम ये आपने उल्टा मुंह कैसे बना दिया, यहाँ जो मुंह था वो तो सीधा था ना। तो देखिए ये प्रतीप प्रकार का बीजांड है, जो हम पीछे वाले लेक्चर में पुष्पी पादपों की आकारिकी में हम पढ़ चुके हैं कि कितने प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग होता है, मोस्टली यानी ज़्यादातर कैसा होता है, प्रतीप प्रकार का बीजांड होता है। ठीक है, तो ये कहाँ आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा यहाँ। अब देखो यहाँ जो इसके अंदर जो क्या, यहाँ देखो यहाँ जो बना था, क्या बना, यहाँ परागकण जो बना, यहाँ जो परागकण बना, इस परागकण बनने की थोड़ी सी प्रक्रिया देखते हैं कैसे, कि जैसे सबसे पहले ये क्या है, परागकोश। इस परागकोश के अंदर क्या पाए जाते हैं, परागकोष्ठ, यानी जो हमने सबसे पहले क्या देखा था, लघु बीजाणु परण। ठीक है, उस लघु बीजाणु परण पे क्या पाई जाती थी, लघु बीजाणु धानी। अब यहाँ इसके अंदर लघु बीजाणु धानी कौन है, आपका परागकोश क्या है, लघु बीजाणु धानी है। ठीक है, ये कैसी है, द्विगुणित, इसकी जो कोशिकाएं हैं इसके अंदर जो क्या है, लघु बीजाणु
मातृ कोशिका कैसी हैं, द्विगुणित हैं। इसके अंदर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिसके फलस्वरूप ये क्या बनाएगी, ये एक लघु बीजाणु बना लेगी। क्या बना लेगी, लघु बीजाणु। ठीक है, ये क्या बनाएगी, लघु बीजाणु। बस सेम टू सेम वैसी ही प्रोसेस है जैसे हमने जिम्नोस्पर्म में देखी, लेकिन अंतर क्या है जिम्नोस्पर्म और इसका, कि अंतर ये है कि ये क्या होगा, परिपक्व होगा। और इसके अंदर जो केंद्रक, देखो ये जो परिपक्व हुआ लघु बीजाणु, ये क्या कहला रहा था, नर युग्म कोदभिद, नर युग्म कोदभिद। ठीक है, तो देखो इस नर युग्म कोदभिद के अंदर क्या पाए जाते हैं, दो नर केंद्रक या नर युग्मक। ठीक है, याद रखना कि जिम्नोस्पर्म में क्या था, सिर्फ एक ही नर युग्मक पाया जाता था, किसके अंदर, नर युग्म कोदभिद के अंदर। लेकिन एंजियोस्पर्म में क्या होता है, दो नर युग्मक होते हैं एक नर युग्म कोदभिद के अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्रिया समझ में आ गई। अब देखो वही प्रस्फुटित होगा, जैसे ही यहाँ परागण, यहाँ से परागकण कहाँ आ जाएंगे, परागकण इस वर्तिकाग्र पर आ जाएंगे और इस वर्तिकाग्र से होते हुए कहाँ चले जाएंगे, इस बीजांड के अंदर। कौन, ये परागनलिका आ गई। और इस ये जो परागकण हैं, इस परागकण के अंदर देखो नर युग्म कोदभिद को हम क्या कहते हैं, परागकण। अब इस परागकण के अंदर कितने नर युग्मक है, दो। तो ये दोनों नर युग्मक क्या है, यहाँ से होते हुए आएंगे। और देखो इसकी संरचना हमने पहले भी देखी थी, इस बीजांड की संरचना कैसी होती है कि इसके ऊपर 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं, बीच में ध्रुवीय केंद्रक होते हैं जिसके अंदर क्या है, 2 केंद्रक पाए जाते हैं, या नीचे की तरफ 3 क्या है, कोशिकाओं का समूह होता है। जो बीच की कोशिका है उसे हम क्या कहते हैं, अंड कोशिका कहते हैं। बाकी क्या है, सहायक कोशिका कहलाती हैं। और ये क्या है, ये आपका ध्रुवीय केंद्रक है। ये क्या है, ध्रुवीय केंद्रक। अब यहाँ से जो 2 नर केंद्रक आए, जैसे यहाँ ये 2 बना रही हूँ, अलग कलर से दिखा देती हूँ, माना ये 2 नर केंद्रक आ गए। ठीक है, अब ये 2 नर केंद्रक, एक तो इस अंड कोशिका के साथ क्या करेगा, संलयन करेगा, और दूसरा क्या करेगा, इस ध्रुवीय केंद्रक के साथ क्या करेगा, संलयन करेगा, जिससे ये ध्रुवीय केंद्रक 3 केंद्रक युक्त यानी 3N त्रिसंलयन। ठीक है, यहाँ क्या है, त्रिसंलयन यानी 3 अन होगा। और एक जो क्या है, अंड कोशिका के साथ मिलकर नर युग्मक क्या बनाएगा, ये भी संलयन। देखो संलयन कैसे, कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है। तो इसमें पाई जाती है द्विसंलयन, द्विसंलयन कह दो या द्विनिषेचन, कि देखो 2 बार क्या हो रहा है, निषेचन। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है और पूछा भी जा चुका है कि एकमात्र एंजियोस्पर्म के पादपों में क्या पाया जाता है, द्विसंलयन या द्विनिषेचन की क्रिया पाई जाती है। अब ऐसे पूछ रहे कि द्विनिषेचन की प्रक्रिया निम्न में से किस में पाई जाती है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। तो किसके अंदर पाई जाएगी, आपके एंजियोस्पर्म के अंदर। वो कैसे प्रक्रिया, वो मैंने पूरी डिटेल से बता दी है। ठीक है, अब देखो, अब इसके अंदर क्या होगा, ये अंड कोशिका संलयन होकर, जैसे मैं यहाँ बता देती हूँ, ये बीच वाला भाग लेती हूँ। ठीक है, ये देखो, ये पूरा जिसके अंदर क्या है, 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं, ये पूरा क्या कहलाएगा, भ्रूण कोश। क्या कहलाएगा, भ्रूण कोश। याद रखना, भूल मत जाना। ठीक है, और इसके अंदर जो क्या हो गया, संलयन हो गया। उसके बाद जो अंड कोशिका का संलयन है, अंड कोशिका तथा प्राग नर युग्मक का, नर युग्मक का संलयन जो है वो एक कोशिका एक युग्मनज बना लेगा, और बाकी जो कोशिकाएं हैं जो ध्रुवीय केंद्रक है, ये क्या बना लेंगे, यहाँ विभाजन करके क्या कर देंगे, यहाँ कोशिकाओं का समूह जिसको हम क्या कहेंगे, भ्रूण पोष, जिसे हम क्या कहेंगे, भ्रूण पोष। यानी कि ये जो कोशिकाएं हैं ये इस युग्मनज को क्या देंगे, पोषण प्रदान करेंगे। इसीलिए तो ये क्या कहला रहा है, भ्रूण पोष कहला रहा है। ठीक है, और ये क्या बना था, युग्मनज बना था। ठीक है, इस तरह से
ये जो बीजांड, जो बाहरी जो आवरण है, ये अंडाशय है, ये पूरा क्या बनाएंगे, इस बीज का, ये क्या बन गया, बीज बन गया, यानी भ्रूण जो है इसको हम क्या नाम दे देंगे, भ्रूण। और इसके अंदर जो ये कोशिकाएं हैं ये क्या है, भ्रूण पोष हैं। और ये भ्रूण बाद में क्या बना लेगा, बीज। और इसके चारों तरफ जो ये अंडाशय पाया जाता है, इस बीज के चारों तरफ क्या बना लेंगे, आवरण बना लेंगे। इसलिए एंजियोस्पर्म के जो पादप है वो कैसे है, आवृत बीजी है, यानी बीज के चारों तरफ क्या पाए जाते हैं, आवरण पाए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये एंजियोस्पर्म समझ में आया होगा। क्यों, क्योंकि ये इसको मैंने शॉर्टली बताया है, डिटेल में यदि आपको पढ़ना हो तो मैंने पहले पढ़ा चुकी हूँ कि किस तरह से ये आता है और किस तरह से संलयन करता है। ठीक है, और जो पुष्प के भाग है वो भी मैंने सब पूरे डिटेल से बताए हैं। इसमें निवेशन कैसे होता है पुंकेसरों का, सब कुछ बता चुकी हूँ। तो यदि आपने वहाँ अच्छे से पढ़ लिया तो यहाँ आपको सरलता से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये एंजियोस्पर्म हमने पढ़ लिया, जिम्नोस्पर्म पढ़ लिया, उससे पहले हमने क्रिप्टोगैम्स भी पढ़ लिया, और आज हमारा फिनेरोगैम्स भी कंप्लीट हो गया। और इसी के साथ हमारा ये जो लेसन है वो भी कंप्लीट होता है। उसके बाद इसके अंदर एक रहता है फंजाई, यानी कवक रहता है, वो आपका एक वीडियो के अंदर हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक है, वो मैं आपको बता दूंगी। ओके, आज के लिए इतना।